तो उसके बाद 2-3 साल आप अपना प्रैक्टिस किसी के सुपरवाइज प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद अपने फील्ड में आपको अगर हॉस्पिटल सेटअप अच्छा लगता है तो हॉस्पिटल सेटअप। अब रेडियोलॉजी में है कि अगर आपको एडवांस्ड काम करना है और क्लिनिशियन इंटरेक्शन चाहिए तो हॉस्पिटल सेटअप हमेशा एक बेटर सिनेरियो है। अब जैसे मेरा थैंकफुली बहुत अच्छा मतलब रेपो है यहाँ क्लिनिशियन से, तो हम हर केस को करीब करीब डिस्कस कर लेते हैं उनसे कि देखिए ये है पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, ये मेरे हिसाब से ये 3-4 चीज़ों में से कुछ एक हो सकता है, ये पेशेंट हमारे लायक है या हमें इसको बाहर रेफर करना चाहिए। ये सब डिस्कशन हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। दिन में 100 से ज़्यादा फीडबैक भी जो है, डॉक्टर्स का फीडबैक यूजुअली बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जाहिर सी बात है पेशेंट के लिए भी फायदा है कि एक डॉक्टर दो डॉक्टर के कंसल्ट में वो आ जाते हैं। वाइफ भी डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है। अच्छा, तो हम लोग ना फिर एक कंप्लीट यूनिट में, अब जैसे कैंसर है तो अगर सस्पेक्टेड कैंसर, रेडियोलॉजी में हम एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं दे सकते। डेफिनेटिव डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट ही देखते हैं जब वो स्लाइड देखते हैं, क्योंकि अगर कोई मास दिख रहा है तो 10 में से कुछ एक ऐसा निकलेगा जो पोटेंशियली ट्रीटेबल होगा, दवाई से ही ट्रीटेबल होगा, तो वो पैथोलॉजिस्ट का रोल हो जाता है। तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, टुकड़ा निकालते हैं। इस एरिया में सिर्फ लंग से बायोप्सी वगैरह सिर्फ हम करते हैं कि थोड़ा सा इंटरवेंशन हम करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, लेकिन लेवल 2 तक जैसे बायोप्सी हुआ तो लंग से बायोप्सी लिए, टुकड़ा लिए, फिर हम लोग का अपना इन हाउस हिस्टोपैथोलॉजी लैब है, जो वाइफ पैथोलॉजिस्ट हैं, फिर वो स्लाइड को रीड करती हैं, एक रिपोर्ट बनाती हैं और पेशेंट को रेफर कर देते हैं। इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा है कि आप सस्पेक्टेड डायग्नोसिस पे किसी को कहीं भेजते हैं तो वो वहाँ बायोप्सी होगा, और हर जगह वेटिंग पीरियड ना, तो पेशेंट को जो फाइनल वो स्लाइड वाला डायग्नोसिस मिलना 30 दिन बाद मिलता है। जी। और हम लोग यहाँ 3 दिन में वो रिपोर्ट देते हैं और स्लाइड भी दे देते हैं पेशेंट को, और सीडी भी दे देते हैं इसका, कि जस्ट इन केस उन लोग को सेकंड रीड चाहिए होगा तो पेशेंट के पास है, वो गया, उसका प्रोसीजर वहाँ नहीं कराना पड़ा, सेम डे वहाँ लिया गया, सेकंड रीड हुआ, विद इन 1 वीक पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, अगर यहाँ से सब कुछ करके तैयार करके पेशेंट को भेजा जाए और एक सस्पेक्टेड डायग्नोसिस में, तो अंतर हो जाता है। फिर वो वहाँ पे भी आपको मना नहीं कर सकते ना कि भाई आपके पास डायग्नोसिस है, पैथोलॉजिस्ट का है, रेडियोलॉजिस्ट का है, कि ये यही है, तो पेशेंट को बहुत मतलब एटलीस्ट 15 से 20 दिन का एडवांटेज हो जाता है। बस पेशेंट को भी फायदा है, डॉक्टर्स को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, और प्लस पेशेंट के लिए सबसे सस्ता भी है। मतलब अगर आप बाहर कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, हम आपको एग्जांपल देते हैं, लिवर बायोप्सी गंगाराम में 25,000, हम लोग 6,000 में करते हैं, इंक्लूडिंग नीडल जिसका दाम है 2,500, इंक्लूडिंग सीटी स्कैन जो उस समय सीटी के अंडर यूज होता है, हम लोग 6,000 में करते हैं। तो ये डिफरेंस ऑब्वियसली थोड़ा रेट वेरी करता है, अगर लंग का है तो थोड़ा महंगा है क्योंकि उसमें ड्रेन डालना पड़ सकता है ये, बट ये इतना डिफरेंस है। 25,000 और क्वालिटी, हम रेडियोलॉजिस्ट तो हम सिंगापुर से हैं तो मतलब स्टैंडर्ड्स भी वो सिंगापुर का ही दे रहे हैं यहाँ पे भी। जी। जाहिर सी बात है, जो आपका अनुभव है और जो मशीनें आपने लगा रखी हैं, तो एकदम वो सेम लेवल, सेम स्टैंडर्ड्स का, सब कुछ सेम स्टैंडर्ड्स का। आपका देश गरीब है सर, थोड़ा सा ख्याल रखना, बस वही कारण है। देखिए इसका कोई लिमिट नहीं है ना, उसके पीछे जो भागेंगे तो हम लोग एक से अच्छा काम करें। आप एग्जांपल देखिए ना, क्यों इतना मशीन डालें और फिर भी सेम चार्ज करते हैं, रीजन है कि कुछ सोसाइटी को देना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी भी है, ये जिम्मेदारी है, और सब लोगों को, अगर सारे जो ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं, थोड़ा सा अगर इन चीज़ों का भी कंसीडर करें तो हमारा देश एक खूबसूरत जो है या हेल्दी राष्ट्र के रूप में भी बन सकता है। इंसान पहले है, बहुत धन्यवाद सर कि आप जो है इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपके पिताजी मोतिहारी या चंपारण के जो है एक प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र नाथ गुप्ता जी। माशाल्लाह उनकी क्लिनिक भी जो है वर्षों से बहुत अच्छी चलती आ रही है। पिता की विरासत का कितना फ़ायदा मिला? बहुत, हम लोग जो हैं सो अपने पिता के आशीर्वाद से ही हैं, पहला चीज़ तो। दूसरा, हमेशा ही डैडी एथिकली और प्रोफेशनली गाइड करते रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। उन्हीं की देन है कि हम लोग जो प्राइस जो कंसिडरेशन जो होता है ना कहीं उनका ये वीटो होता है कि हम लोग इसको एक्सपेंसिव नहीं बनाएंगे पेशेंट के लिए। तो हम लोग we work towards, all of us, wife, daddy and me, we all work towards betterment of society as a whole, कि पूरे सोसाइटी को फ़ायदा मिले। और बाकी क्या है, डैडी तो सबके पिता जो हैं, हम लोग उन्हीं के कारण हैं। आपने 5वीं क्लास तक जो है मोतिहारी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। आपको उसके बाद के दौर में ले जा रहा हूँ, आपने रेडियोलॉजी का फील्ड ही क्यों चुना?
अच्छा, रेडियोलॉजी का क्यों चुना? मतलब ऐसा रैंडम नहीं था। हम पहले एमबीबीएस किए मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से। जी। उसके बाद हम यूएस गए, पीडियाट्रिक्स देख रहे थे, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया में हम थे। और पीडियाट्रिक्स का थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन हुआ, पसंद नहीं आया, वापस आ गए हम। अच्छा। छोड़ के दिल्ली में थे कुछ दिन, पीजी दिए वहाँ। फिर तब तक वो भी करने का मन नहीं हुआ। उस समय डीपीजी में रैंक ठीक था, कुछ ना कुछ क्लिनिकल सर्जरी वगैरह मिल ही जाता। लेकिन फिर हम बोले नहीं, यहाँ नहीं काम करेंगे। फिर हम चले गए सिंगापुर। सिंगापुर में 1 साल सर्जरी किए, उसमें भी मन नहीं लगा, तो फिर छोड़ के रेडियोलॉजी किए। तो उसके बाद से रेडियोलॉजी में मन लगा, मतलब सेलेक्ट करके, चूज करके इत्मीनान से हम अपना। लेकिन अनुभव तो आपने सभी जगह का ले लिया। जी 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 जी। तो ये आपको अभी काम भी आता होगा। बहुत बहुत काम आता है कि सर्जरी का एक्सपोजर और मेडिसिन का भी अच्छा एक्सपोजर है। डैडी क्योंकि फिजिशियन है, तो मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स का डायरेक्ट एक्सपोजर हो गया। वाइफ पैथोलॉजिस्ट हैं, तो वाइफ की तो ज़्यादा सुननी पड़ती है, तो पैथोलॉजी का भी अच्छा एक्सपोजर है। तो ऐसे करते करते फिर सिंगापुर से ही ट्रेनिंग था मेरा रेडियोलॉजी का भी। और जब हम रिज़ाइन किए थे उस समय हम सीनियर क्लिनिकल लेक्चरर थे, रेडियोलॉजी के एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर थे नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर में, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में से आता है। तो रेडियोलॉजी का ट्रेनिंग, करिकुलम, किसको एडमिशन लेना है, किसको प्रमोट करना है, किसका कौन सुपरवाइज़र होगा, किसको कितने और ध्यान की ज़रूरत है, सब जो टीम डिसाइड करती है उसके कोर टीम में थे। आपने बताया कि आपने एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया। उस समय कॉलेज का माहौल कैसा था? अरे बहुत अच्छा। जब हम लोग गए तो हमारी तो रैगिंग हुई थी, लेकिन हम लोग ले नहीं पाए थे। तो वो हम लोग वो बुरे वाले फेज में थे जिनकी रैगिंग हुई, लेकिन वो ले नहीं पाए। बट मौलाना आज़ाद का माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि देश के एलीट जाते हैं। उस समय हमारे साथ मेरा जो रूममेट था वो ऑल इंडिया सीबीएसई रैंक 3 था, रैंक 1 भी था वहाँ पे। तो अब हम हमेशा ही एक एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से सजे होते हैं। और हमारी जो फैकल्टी थी वो भी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ इन इंडिया, क्योंकि जिसकी बुक हम पढ़ते थे उनसे हम लोग पढ़े हुए हैं। मतलब ऐसे हर फील्ड में, हर सब स्पेशलिटी में जिनकी बुक पढ़ते थे, पूरी इंडिया में पढ़ी जाती है, वो प्रोफेसर वहीं के हुआ करते थे, हम लोग उनसे डायरेक्ट पढ़ते थे। तो वो एक अलग वो है। और एथिकली और प्रोफेशनली हमको नहीं लगता उससे अच्छा इंस्टीट्यूशन इंडिया में आज भी है। हमको याद है सर्जरी का जब इंटर्नशिप करते थे, ना हमने सनराइज़ देखा था ना सनसेट, क्योंकि उससे पहले जाना होता था। कभी कभी रात के 11 बजे आए और सुबह 5:30-6 बजे पहुंच गए, ऐसा होता था। तो वो 1.5 महीना का जो इंटर्नशिप था ना, वो नहीं भूल सकते हम। जो कोर टीम थी 4-5 लोगों की, उसमें इंटर्न्स की, बहुत मज़ा भी करते थे। उसी में गए बाहर डिनर करने के, उसी बीच में थोड़ा सा निकले कि अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल। आपने एक वर्ड यूज किया, वो हमको 3 इडियट्स की याद आ गई, रैगिंग। तो डॉक्टर लोग किस तरह की रैगिंग करते हैं? अरे मत पूछिए। जो शब्द आप मुंह से नहीं निकाल सकते हैं वो सब बुलवाए जाते थे। और कॉलेज में नहीं, दिल्ली हाट ले जाके बस से वहाँ पे। और ऑब्वियसली तरह तरह के पोस्टर्स और ये सब, तो हर चीज़ टीवी पे नहीं बोला जा सकता। तो ऐसा माहौल था। हॉस्टल में तो पकड़े ही जाते थे। लेकिन वहाँ एक चीज़ था कि पहले 1 महीना आपको आपकी रैगिंग होगी, उसके बाद कभी भी पूरे, जब तक हम लोग थे 4.5 साल वहाँ, सीनियर्स ही हम लोग को, अगर वो साथ में हैं तो खाने का बिल हमेशा ही वो देते थे। उसके बाद एक ऐसा कॉर्डियल रिलेशनशिप बन जाता है। और मेडिकल में क्या होता है ना कि आपके सीनियर्स आपके सबसे बड़े टीचर होते हैं वहाँ। प्रोफेसर से आप लेक्चर लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर जो होता है ना, आपके सीनियर्स ही आपको दिलाते हैं। तो एक अच्छा टर्म बन जाता है। और उसके बाद कुछ 3 इडियट्स की तरह था वो। अब जाहिर सी बात है, वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी कॉलेज प्रशासन और कैमरा, इन सब चीजें अगर बाहर नहीं बोले जा सकती। बहरहाल, लेकिन उसका भी एक अपना अलग लुत्फ होता है। अब रेट्रोस्पेक्ट में बहुत अच्छा लगता है वो। जो फ्रेशर होते हैं वो भी सीनियर होते हैं, और सीनियर को भी जो है वो एक कल्चर होता है, उसको लोग निभाना था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रैगिंग के वजह से